Good morning, everyone. Welcome to Exact IS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So, आज की डेट है 11 सितंबर. बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? स्टूडेंट्स इन इम्फाल डिफाई कर्फ्यू क्लैश विद पुलिस. बेसिकली हम सब जानते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है मणिपुर, वहां पर कई दिनों से वायलेंस लाइक सिचुएशन क्रिएटेड है. कुछ दिन पहले वहां पे ड्रोन अटैक हुआ था. कुछ दिन पहले वहां पे और भी पॉलिटिकल लीडर्स के घरों पर भी अटैक किया गया था. बेसिकली वहां पे इतना ज्यादा वॉयलेंस लाइक सिचुएशन होने का जो रीजन है वो है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उससे हम रिवाइज करते हैं. कुकी और मेती दो ट्राइबल ग्रुप्स रहती हैं मणिपुर में, उन दोनों के बीच में क्लैशेस हैं. चूंकि जो कुकी ट्राइब है उसे स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत कुकी ट्राइब को बेनिफिट्स मिलते हैं. लेकिन मीती ट्राइब जिसका मानना यह है कि वो वहां की ओरिजिनल ट्राइब है, स्टिल उसे स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है. सो कंटिन्यूअसली मीती ट्राइब डिमांड करती है स्केड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे का, और इसी के चलते उस स्टेट में काफी ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रहा है. बढ़ते हुए वॉयलेंस को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया. उसके बाद स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी बढ़ा. वो लोग गवर्नर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे. इस बीच पुलिस ने उनको रोकने की भी कोशिश की. इस वजह से कुछ बच्चों की इंजरीज भी हुई है. इस तरह की वॉयलेंस लाइक सिचुएशन मणिपुर में बनी हुई है. वहां पे इंटरनेट को कुछ दिनों के लिए शट ऑफ कर दिया गया है. मणिपुर बैन्स इंटरनेट इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इम्फाल वैली एंड इम्पोजेस कर्फ्यू इन 2 ऑफ देम. बेसिकली हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टू इंटरनेट इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिस्कस करते हैं. अगर डेटास को देखा जाए तो पिछले 5 साल में 2016 से 2022 तक इंटरनेट को ब्लॉक करने के जो रेट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. उसके लिए अलग अलग रीजंस रिस्पॉन्सिबल है. जैसे कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हमने 42.5% टाइम्स इंटरनेट को बंद किया है. मतलब अगर 100 टाइम्स हमने इंटरनेट को बंद किया, उसमें से 42 टाइम्स रीजन जो रहा है वो ये रहा है कि हमें प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन करने की जरूरत पड़ी है. उसके बाद चीटिंग्स को रोकने के लिए 29.1%. बेसिकली होता क्या है कि आजकल के जो गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो इतने ज्यादा हाई इंटरनेट के यूजर्स के बाद कहीं ना कहीं वो चीटिंग को भी हमें हेल्प कर सकते हैं चीटिंग करने में. सो इसलिए चीटिंग को रोकने के लिए हमने इंटरनेट शटडाउन जो किया वो है 29.1%. फिर उसके बाद हम कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए 14.2% टाइम्स इंटरनेट शटडाउन किया और अदर रीजंस 14.2%. सो ये सारे रीजंस है जिसके कारण इंडिया में बढ़ता हुआ इंटरनेट शटडाउन हमें देखने को मिलता है. कौन से एक्ट के थ्रू जो है हमारी गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन करती है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, Indian states and UTs can impose an internet shutdown only in case of a public emergency or in the interest of public safety. बेसिकली जो ये टेलीग्राफ एक्ट है वो गवर्नमेंट्स को राइट प्रोवाइड करता है इंटरनेट शटडाउन करने के लिए, परमिशन देता है. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो इसके ऊपर उन्होंने रीजन बता रखा है, वो है पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी. ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये बहुत अम्ब्रेला टर्म्स है, वेग टर्म्स है. मतलब कि इसका यूज किसी भी सिचुएशन में हम कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने इस चीज को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया कि पब्लिक इमरजेंसी क्या होती है और पब्लिक सेफ्टी क्या होती है. इसलिए इस तरह के रैंडम टर्म्स के कारण कई बार हमारे सामने क्या देखने को मिलता है? मिस यूज ऑफ दिस एक्ट एंड मल्टीपल शटडाउन्स ऑफ द इंटरनेट. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है इसी केस में. द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस reiterated that internet shutdown violate fundamental rights to freedom of expression. बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन.
आर्टिकल 19(1)(a), मतलब कि हम अपने व्यूज को, थॉट्स को, बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आता है राइट टू इंटरनेट। अब हम ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कनेक्टेड हुआ। देखो क्या होता है ना, इंटरनेट क्या है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपनी थॉट्स को, बिलीफ्स को या स्पीच को तब एक्सप्रेस कर पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट रहना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कहा है कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसे इनडेफिनेटली टाइम तक के शट डाउन करना एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइट टू इंटरनेट। हमने समझ लिया राइट टू इंटरनेट क्या होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। Then next is fifth wolf caught in Bhareej hunt on for 6 predator। बेसिकली हमें यहाँ से ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट वुल्फ स्टार्ट किया था, ऑपरेशन वुल्फ स्टार्ट किया था। तो हमें हमारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, तो हमें उसे किसी क्लाइमेट चेंज या किसी अदर चीज से रिलेट करके, या वुल्फ की पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, इस चीज से रिलेट नहीं करना है। ऑपरेशन वुल्फ जो है वो वुल्फ्स को कैप्चर करने से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में वुल्फ्स के बढ़ते हुए अटैक को देखा गया। 6-7 वुल्फ्स का ग्रुप आ गया था गांव के एरिया में, जो खास करके बच्चों पर अटैक कर रहा था। तो उस चीज को कर्ब आउट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट वुल्फ स्टार्ट किया था। अगर वुल्फ का IUCN स्टेटस देखा जाए तो वुल्फ आर लीस्ट कंसर्न। देन गवर्नमेंट अलार्मिंगली लैथरिक ऑन हेमा पैनल रिपोर्ट हाई कोर्ट। बेसिकली कुछ समय पहले केरला गवर्नमेंट ने हेमा कमेटी का फॉर्मेशन किया था। हेमा कमेटी का काम था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, विमेन से रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, इन सब प्रॉब्लम्स को देखना, एनालाइज करना और गवर्नमेंट को बताना कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या वो जो एलिगेशंस है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर उन्हें प्रूफ करना कि हाँ सच में वो है या नहीं। हेमा कमेटी रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट 2019 में ही गवर्नमेंट को दे दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रिस्पेक्ट में अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं उठाया है। सो उसी रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो है इस हेमा कमेटी के रिपोर्ट पर क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही या क्यों इतना डिले कर रही है अपने एक्शंस उठाने में। और उनको बोला भी गया है, गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप जो भी एक्शंस हेमा कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उठाएं उस फाइल को हमारे सामने पेश करिए। Then next is a panoramic view of the 2024 China Africa Summit। हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका और चाइना, अफ्रीकन यूनियन और चाइना के बीच में एक फोरम कंडक्ट करवाई गई थी, एक समिट कंडक्ट करवाई गई थी। उसके अंतर्गत कई सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए गए, जिसे हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज jointly negotiated document which bears predominantly the stamp of Chinese draftsmanship। बेसिकली कुछ चीजों पर 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर चाइना और AU ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किए, जैसे कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, सिटीजनशिप इनिशिएटिव, साथ के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कम्युनिटी विथ अ शेयर्ड फ्यूचर। इस तरह के सेक्टर्स में चाइना और अफ्रीकन यूनियन ने मिलकर पैक्ट साइन किए, एग्रीमेंट साइन किए, जिनका मकसद ये था कि दोनों जो कंट्रीज हैं अफ्रीका और चाइना मिलकर म्यूचुअलिज्म से अपने डिसीजंस लेंगी, साथ के साथ अलग अलग सेक्टर्स में ग्रो करेंगी, जैसे कि सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सिटीजनशिप के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना हो गया, या फिर हो गया डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इन सब सेक्टर्स में चाइना और अफ्रीका मिलकर ग्रो करेंगी। लेकिन यहाँ पे चाइनीज ड्राफ्टमैनशिप की बात की गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर्स हैं, जो ये
जिन पर डिस्कशन हुआ है, इसमें जो पॉलिसीज ड्राफ्ट की गई हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा ड्राफ्ट की गई हैं। पहला एलिमेंट जो कि चाइना और एयू के बीच में डिस्कशन को लेकर के रखा गया था। दूसरा था both sides have committed themselves to expanding exchanges on governance, modernization and poverty reduction। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है कहीं ना कहीं उसके पास रिसोर्सेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें अभी तक प्रॉपर एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। उनके रिसोर्सेस को अफ्रीका की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। वहां पे पावर्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो चाइना और एयू ने मिलकर साइन किया कि वो लोग गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं पॉवर्टी को कम करने के लिए स्टेप्स आगे उठाएंगे। देन थर्ड वन इज little new in the goal to promote synergy involving Chinese, African and UN plans for development, as this has been often articulated in the past, has nailed progress in the African continental free trade area and expressed readiness to sign a framework agreement for economic partnership with Africa। Basically जो चाइना है उसने, हम सब जानते हैं पास्ट में कैसा चाइना का जो किसी भी कंट्री में ट्रेड करने का जो वे रहा है वो कैसा रहा है। उसने कहीं ना कहीं अपने फेवर में बातें ज्यादा रखी हैं, लेकिन जब बात आ रही है अफ्रीकन यूनियन की तो चाइना जो है वो अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड एरिया को बनाने की बात कर रहा है। मतलब कि ऐसा एरिया जहां पे जिसकी हेल्प से कहीं ना कहीं अफ्रीकन एंटिटीज को भी ट्रेड में बेनिफिट मिल सके। द फोर्थ इज ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिक्योरिटी इनिशिएटिव और सिटीजनशिप इनिशिएटिव। इन तीनों में चाइना और अफ्रीका मिलकर एक कॉमन पाथ बनाएंगे ताकि तीनों चीजें बेहतर तरीके से इंश्योर हो सके। फिर उसके बाद बात की जाए अगर फिफ्थ की, द कंक्लूडिंग सेक्शन पॉइंट टू द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफ्रीकाज FOCAC co-chair from Senegal to the Republic of Congo। बेसिकली बात की जा रही है अभी जो फॉरम साइन किया गया ये तो हमारा अभी वाला था। इसके बाद बात की गई कि हम इस कनेक्शन को, मतलब कि एयू और चाइना के बीच में रिलेशनशिप्स को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए अभी ये डिसाइड कर दे रहे हैं कि 2027 में फिर से ऐसा फोरम साइन किया जाएगा जिसमें कि चाइना और अफ्रीकन यूनियन मीटअप करेंगे और वो कहाँ कंडक्ट होगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सो ये थे 5 एलिमेंट्स जो कि हमें चाइना और अफ्रीका के बीच में डिस्कस करने की जरूरत थी कि कौन कौन से की सेक्टर्स पर चाइना और अफ्रीका वर्क करेंगे। बट जो चैलेंज सबसे बड़ा सामने देखने को मिल रहा है वो ये है कि चाइना एग्रीमेंट्स तो साइन कर देता है पर बात आती है इम्प्लीमेंटेशन पर, चाइना किस तरह से उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली अगर पास्ट को देखा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं अपनी डेट की पॉलिसी को ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब कि कंट्रीज को वो डेट्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद कैसे भी करके उस पर अपना एक हथियाने की कोशिश करता है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरह उस एरियाज में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए वो इस तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। सो जरूरी नहीं है कि दोनों कंट्रीज के बीच में, अफ्रीकन यूनियन और चाइना के बीच में पैक्ट्स या एग्रीमेंट साइन होने की बात की जा रही है। जरूरी ये है कि हमें ये देखना है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन का भी बेनिफिट चाइना को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव नेचर होना चाहिए चाइना का। चाइना इस तरह की पॉलिसीज, इस तरह के मतलब अफ्रीकन यूनियन के साथ इतना ज्यादा एंगेजमेंट क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला ये कि चाइना अभी किस स्टेज पे है, डेवलपिंग, कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहता है, डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है। सो उसके लिए अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के जैसे सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं और एरिया है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ग्रो कर पाए। सो चाइना उस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है और वहां पे अपने
अपनी जो डेवलप्ड नेशन बनने की जो चाह है उसे फुलफिल करने की कोशिश करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है चाइना की जो पॉलिसी रही है अ डोनर रिसिपिएंट डायनामिक, जहां पे चाइना क्या करेगा, अपने हिसाब से पॉलिसीज फ्रेम करने की बात करेगा। मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी एग्रीमेंट की वो चाइना खुद फ्रेम करेगा और जो कंट्रीज है वो बेसिकली उस चीज पर पैक्ट साइन करेंगी। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में कहीं ना कहीं इन चीजों का कमी देखने को मिली है। सो अगर कोई इंसान कुछ इनिशिएटिव्स लाएगा उस पर ग्रो करने का तो ऑब्वियसली सामने वाला तो उसको साइन अप करेगा ही। देन थर्ड वन इज एंटी अमेरिका प्रिंसिपल, मतलब कि he is of the opinion that the aim of Xi's strategy is to build a coalition of states with the global south to act as a counterweight to the US global alliance। बेसिकली चाइना जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर कोalition फॉर्म कर रहा है, ग्रुपिंग बना रहा है, ताकि जो यूएस का ग्लोबल अलायंस है, मतलब कि यूएस के साथ जितने भी ग्लोबली सारी कंट्रीज कनेक्टेड हैं उसके सामने एज अ काउंटर, एज अ एंटी यूएस खड़ा हो सके चाइना। सो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से चाइना अलग अलग रीजन पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस चीज से इंडिया को क्या सीखना चाहिए? पहली चीज, इंडिया को कंटिन्यू अफ्रीका के साथ जो फ्रेमवर्क है, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो समिट्स हैं उसे बढ़ानी चाहिए, पहली चीज। क्यों? क्योंकि लास्ट ऐसी समिट इंडिया और एयू के बीच में 2015 में कंडक्ट करवाई गई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिया और अफ्रीकन यूनियन की समिट्स के बीच में रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी नहीं है तो फिर पैक्ट्स एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे, इंक्लूजन बढ़ नहीं रहा है, एक्सचेंजेस बढ़ नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज का फायदा चाइना उठा ले, चाइना वहां इन्वेस्ट करे, चाइना वहां से डेवलपमेंट करवाए, प्रॉफिट चाइना को मिले। तो इसलिए जरूरत है कि इंडिया भी अपनी इस इरेगुलरिटी को खत्म करके अफ्रीकन यूनियन के साथ एक्सचेंजेस बढ़ाए। दूसरी चीज, सिर्फ हिस्टोरिकल बॉन्ड्स, आइडियल्स, इन सब की बात करने का अब वक्त नहीं है। वक्त है कि हम वहां पे फाइनेंस को सामने रखें, मतलब कि फाइनेंशियली चीजों को प्रोवाइड करें। वहां पे अफ्रीकन यूनियन को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए। हम सिर्फ ये बात नहीं कर सकते कि हम कल्चरली कनेक्टेड हैं, हिस्टोरिकल बॉन्ड्स हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। उन्हें जिस चीज की जरूरत है फाइनेंसेस की, अगर आप उन्हें फाइनेंसेस प्रोवाइड करोगे तो वो नेशन आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। अदरवाइज वो तो उसके पास ही शिफ्ट होगी ना जो उसे फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। The third one is Africa's place in the list of India's diplomatic priority। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं अफ्रीकन यूनियन को बहुत नीचे का प्लेस दिया है, इसलिए तो वो कंटिन्यू उसके साथ समिट्स नहीं कर रही है। सो जरूरत है कि हम उस प्रायोरिटी लिस्ट को एक बार रीचेक करें, रिव्यू करें और अफ्रीकन यूनियन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में, अफ्रीकन यूनियन और इंडिया के बीच में रिलेशंस और बेहतर हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। Next is UAE India ties are rooted in affinity, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है इंडिया और यूएई के टाई को लेकर के। इंडिया और यूएई के बीच में अभी के रिलेशंस नहीं है, बहुत पुराने रिलेशंस है। इवन अभी दुबई में जब एक्सकवेशंस कंडक्ट हुए वहां से एक ऐसी पॉटरी निकाली गई है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशन रखती है, मतलब कि हमारे टाइज बहुत पुराने। और अगर बात की जाए कि ये टाइज क्यों इतने मजबूत हैं, सो द रीजन इज ट्रस्ट, द रीजन इज रिस्पेक्ट। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के टर्म्स को, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करती हैं, फॉलो करती हैं लॉज को, और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इंडिया और यूएई के रिलेशंस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है और कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं बेहतर चीजों के लिए। यूएई की साइड से देखा जाए तो यूएई की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। वहां पे बहुत ही ज्यादा इंडियंस वहां की इकोनॉमी में वर्क करते हैं, वहां पे एम्प्लॉयड हैं, इसलिए यूएई ने ऐसे लॉज, ऐसी चीजें बना रखी ताकि उनको भी थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सके। एंड दे रिस्पेक्ट द
स्टैंड ऑफ इंडियंस की मतलब कि इंडियंस जो है वो यूएई आ रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। सिमिलरली इंडिया भी यूएई के लिए कुछ चीजें करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली आईआईटी ओपन अप किया गया है दुबई में, इंडियन इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ हो गया, इनोवेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सब में ऑलरेडी इंडिया और यूएई के टाइज थे। अभी रिसेंटली वहां के जो हेड हैं उनकी विजिट के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी में भी हम अपने टाइज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। This was about this editorial. Then next is on ANI's defamation suit against Wikipedia. Basically ANI क्या है? एशियन न्यूज इंटरनेशनल। और विकिपीडिया क्या है? देखो विकिपीडिया जो है वो एक साइट है। होता क्या है ना कि विकिपीडिया एक ओपन साइट है, मतलब कि इसमें कोई भी पर्सन कुछ भी चेंजेस कर सकता है। सिमिलरली एशियन न्यूज इंटरनेशनल एक एजेंसी है जिसने अपनी सही इंफॉर्मेशन को विकिपीडिया पर अपलोड किया था, बट किसी भी पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने उस इंफॉर्मेशन को गलत अपलोड कर दिया और विकिपीडिया ने इस पर न कुछ चेक किया न क्या, सिर्फ उसने भी सेम इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर दी। मतलब कि कहीं ना कहीं एएनआई के यूजर्स को यहाँ वहां भटकाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई गई। सो एएनआई ने विकिपीडिया पर डिफेमेशन का सूट फाइल किया है। मतलब कि विकिपीडिया इस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि एएनआई का जो वैल्यू है वो डिफेम हो रही है, उसकी जो एक मार्केट में वैल्यू बनाई है एएनआई ने वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाई जा रही है विकिपीडिया के द्वारा। अगर इस केसेस से रिलेटेड पहले की चीजें देखें तो हाँ, अदर कंट्रीज में भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिली है। मतलब कि रशिया में भी पहले कभी ऐसा हुआ था कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन बन ही रही थी, तब विकिपीडिया ने इसको लेके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, रशिया ने इसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया था। इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में भी ऐसा पहले केस देखने को मिला है। जो पंजाबी क्रिकेटर हैं हर्षदीप जी, उनके लिए कहीं ना कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन विकिपीडिया ने फैलाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर उन पर भी एक्शन लिया था। सो ये पहली बार नहीं है कि विकिपीडिया के ऊपर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी जो है ये जो सूट है, ये जो केस फाइल किया गया है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन उठाए। कई कंट्रीज ने तो विकिपीडिया में टोटली बैन भी कर रखा है। इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। Our next news, understanding ovarian cancer, its causes, symptoms and screening methods. बेसिकली इंडिया में ओवेरियन कैंसर जो कि 6.6% विमेन में देखने को मिला है। ओवेरियन कैंसर क्या होता है? स्पेशली विमेन्स की ओवरी में जो कैंसर हो जाता है उसे बोला जाता है ओवेरियन कैंसर। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं ना वो बहुत माइल्ड रहते हैं, वो अर्ली स्टेज में नहीं स्क्रीन किए जा सकते। सो नंबर ऑफ केसेस ओवेरियन कैंसर के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम है। ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो थोड़ा सा लेस कॉमन है, लेकिन उसे जल्दी डिटेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। टाइप 2 इतना ज्यादा कॉमन, टाइप 2 जो है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसका अर्ली स्टेज प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसे बोला जाता है CA-125 ब्लड टेस्ट। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ओवरी में कैंसर है या नहीं। बट समटाइम्स देखा गया है कि ये ब्लड टेस्ट भी इस ओवरी कैंसर को डिटेक्ट करने में फेल हो जाता है। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी स्क्रीनिंग की जो मेथड है उसे बढ़ाएं, उसे और भी रेलेवेंट बनाएं कि हम इन ओवरी कैंसर केसेस को कम कर पाएं। सेकेंड थिंग जो इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है वो ये है कि लाइफस्टाइल में कई सारी ऐसी चीजें रहती है जिनकी वजह से हमें ओवरी कैंसर देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ
टैल्कम पाउडर और भी अलग अलग चीजें जिनकी वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल में नहीं होनी चाहिए उसके कारण हमें ओवरी कैंसर देखने को मिल रहा है। ओवरी कैंसर कहीं ना कहीं विमेन्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूरत है कि हम अपनी करंट ऐसी चीजों को कम करें, साथ के साथ अपनी स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएं ताकि ये नंबर ऑफ केसेस कम किए जा सके। Then next is India has a 4-point principle to end the Russia-Ukraine conflict. Basically, इंडिया हम सब जानते कंटिन्यूअसली डिमांड चल रही है कि इंडिया है फोर फ्रंट पर आए, मेडिएटर का काम ना करे, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसे कम करने, उसे रोकने के लिए इंडिया एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। उसके लिए स्विस पीस प्रोसेस के लिए भी बोला गया कि इंडिया कहीं ना कहीं स्विस पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर सिचुएशन कम हो सके। लेकिन रिसेंटली एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो 4 फ्रंट्स पे काम करेगा। मतलब कि पहला ये है दिस शुड बी अ टाइम ऑफ पीस। पहला उनका मानना यह है कि दोनों कंट्रीज को ये मानना चाहिए या पूरे ग्लोब को ये मानना चाहिए कि ये सही समय है पीस को लाने का। मतलब कि अब टाइम आ गया है कि बस अब वॉर लाइक सिचुएशन खत्म करो, अब पीस वाली सिचुएशन में आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्लोबल इकोनॉमी हैम्पर हो चुकी है, लोगों की जानें जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं पूरा ग्लोब अनरेस्ट लाइक सिचुएशन से सफर कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, देयर शुड बी नो सॉल्यूशन टू द वॉर ऑन द बैटलफील्ड। मतलब कि इंडिया का मानना शुरू से यही रहा है कि बैटलफील्ड मतलब कि ग्राउंड में वॉर को रोकने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। मतलब कि क्या कि जो सॉल्यूशन है वो टेबल पे होना चाहिए, ना कि बैटलफील्ड में। जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पे आप वॉर को रोक नहीं सकते हो। अगर आर्मीज वॉर बैटलफील्ड में उतरी है तो वहां पे तो वॉर होगा ही होगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि उस सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं। द थर्ड वन इज रशिया मस्ट बी एट द टेबल फॉर एनी सक्सेसफुल पीस प्रोसेस। मतलब कि जो रशिया है उसका भी मतलब उनकी भी इच्छा होनी चाहिए कि भाई हाँ हम भी पीस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि अगर कोई समिट हो रही है अगर वहां पे यूक्रेन और रशिया के पीस की बात चल रही है तो उस समिट में रशिया का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि सारी कंट्रीज है, यूक्रेन है, इंडिया है और चलो भाई पीस प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो 2 मेजर कंट्रीज हैं जिनके बीच में वॉर चल रहा है उन दोनों का प्रेजेंट होना तो जरूरी है ना, तभी तो टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों चेक एंड बैलेंस करेंगे, उसके बाद पीस प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी। And the fourth one is India is concerned and engaged in trying to find a way to resolve the conflict. इंडिया जो है वो भी इस चीज को लेकर कंसर्न है कि किस तरह से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और सॉल्यूशन इसका फाइंड किया जाए। सो ये था इंडिया का जो 4-पॉइंट प्रिंसिपल है वो कि बैटलफील्ड में सॉल्यूशन नहीं होता है, पीस के लिए यही टाइम है, सही टाइम में। रशिया को भी उस समिट का पार्ट बनना चाहिए जहां पे यूक्रेन रशिया पीस की बात चल रही है। एंड द फोर्थ वन इज इंडिया इस चीज को लेके कंसर्न्ड है, इंडिया एक वे ढूंढ रहा है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जा सके। Then next one is 6 Indians enlisted with Russian army released. We all know, हमने अभी डिस्कस किया यूक्रेन रशिया के कारण हमारे जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं रशियन आर्मी के लिस्ट में आ गए थे। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने रशिया विजिट किया, यूक्रेन विजिट किया, उसके चलते हमारे जो 6 इंडियंस थे उन्हें रिलीज कर दिया गया। टॉप यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू टू विजिट इंडिया एंड बांग्लादेश। बेसिकली हम सब जानते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में हमारा 2+2 का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। 2+2 मतलब वहां दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी मीट अप करते हैं। सो उसी के तहत वहां के जो टॉप डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू वो अभी इंडिया की विजिट पर आए हुए। उनका मानना यह है कि इसके तहत वो लोग और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करेंगे ताकि यूएस और इंडिया के बीच में बायलैटरल पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, डिफेंस कोऑपरेशन और यूएस और इंडिया का
कोलैबोरेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड, मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजन के साथ साथ पूरा जो ग्लोबल का रीजन है उसमें यूएसए और इंडिया कोलैब करें, दोनों साथ में आए और कहीं ना कहीं ओपन, फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन को एंश्योर करें। इस तरह की चीजों के लिए इंडिया और यूएसए 2+2 मीटअप करते हैं। उसी रिगार्डिंग जो वहां के यूएस के टॉप डिप्लोमेट है वो अभी रिसेंटली इंडिया विजिट पर है। इसके बाद वो बांग्लादेश भी जाएंगे, वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट है यूनुस जी की, उनके साथ कुछ टाइज एग्रीमेंट्स साइन करने। देन नेक्स्ट इज will deploy 5,000 cyber commandos in 5 years, says Shah। रिसेंटली एक समिट कंडक्ट की गई, उसके अंतर्गत बात की गई कि जो हमारा साइबर स्पेस है, जो इंडिया का साइबर स्पेस है, कहीं ना कहीं उनपे क्राइम रेट्स बढ़ रहा है। सो इसलिए अगर हम अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने रीजन्स को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए, तो जो वॉर का फोर्थ स्पेस है दैट इज नोन एज साइबर स्पेस, उसको भी हमें सिक्योर करने की जरूरत है। सो आने वाले समय में बात की जा रही है कि 5,000 साइबर कमांडोज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिस कंडक्ट करवाई जाएगी और उन्हें कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा ताकि अपने साइबर स्पेस को सिक्योर किया जा सके। इस एडिटोरियल में बात की गई है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की। ये क्या है? I4C इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बनाया गया है। इसका मेन काम है हमारे साइबर क्राइम की चीजों को डील अप करना। ये कोऑर्डिनेट करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्टेक होल्डर्स के बीच में, मतलब कि इंडिया में अगर कोई भी साइबर क्राइम कंडक्ट हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है वो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका फंक्शन ये है कि साइबर क्राइम को फाइट अप करना, रिसर्च करना, प्रॉब्लम्स बताना और साइबर स्पेस का मिसयूज ना हो पाए उस पर मेजर्स बताना, गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देना, इस तरह की चीजें I4C कंडक्ट करता है। इसके 7 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि थ्रेट को एनालाइज करना, रिपोर्टिंग पोर्टल, ट्रेनिंग यूनिट्स, मैनेजमेंट यूनिट, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि साइबर क्राइम को, साइबर स्पेस को कंप्लीटली सेफ, सिक्योर और इंडिया को साइबर क्राइम फ्री बनाने के लिए वर्क करते हैं। सो I4C अगर आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, I4C इज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन नेक्स्ट, PM मोदी कन्वीन्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग कंडक्ट की है जो कि नेशनल रिसर्च फंड बोर्ड की मीटिंग है। इस मीटिंग के अंतर्गत उन्होंने बताया कि इंडिया में कहीं ना कहीं रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो हम खर्च करते हैं रिसर्च में, वो बहुत कम है। मतलब कि जो जिस लेवल की रिसर्च एक्टिविटीज नेशन में कंडक्ट होनी चाहिए उसके लिए कई सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। जरूरत है कि हम उन ऑब्स्टेकल्स को पहचाने और उन पे वर्क करें। ये जो प्रॉब्लम है ना, उनका मानना ऐसा है कि ये रिसर्च में कम ग्रो करना ये पूरे ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम कह के छुटकारा नहीं ले सकते। हमें जरूरत है कि हम इस ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम का लोकलाइज्ड सॉल्यूशन फाइंड करें, मतलब कि एटलीस्ट इंडिया में ऐसी पॉलिसीज इस तरह से फंड्स प्रोवाइड करें ताकि रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्रो हो सके। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ क्रेडिट आउटपेसिंग डिपॉजिट्स कैन टाइटन लिक्विडिटी। बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे सपोज बैंक्स को किसी को लोन देना है, किसी को पैसे देने हैं, तो उसके लिए उसके पास पैसे होना भी जरूरी है। सो उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्रेडिट से। जो लोग अपने पैसे, अपनी सेविंग्स बैंक के पास जमा करते हैं वही आगे जाके बैंक्स लोगों को प्रोवाइड करती है। सो इसलिए अगर बैंक के पास जो पैसा आता है वो पैसा कम है और जो पैसा बैंक एज अ लोन दूसरों को प्रोवाइड करती है वो पैसा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच लाइक सिचुएशन है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट में लिक्विडिटी
टाइटन हो सकती है, मतलब कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी, पैसे की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो सकती है। सो जरूरत है कि हम इस चीज को बैलेंस अप कर सके, मतलब कि जितना क्रेडिट बैंक के पास आ रहा है, जितना डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है, जितने लोग बैंक के पास पैसा जमा कर रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू क्रेडिट जो कि बैंक लोन प्रोवाइड करती है दूसरे लोगों को, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी बनी रहे मतलब मार्केट में पैसा अवेलेबल रहे। देन नेक्स्ट इज पोलारिस डॉन मिशन। बेसिकली स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसके अंतर्गत वो कंप्लीट सिविलियंस, मतलब कि नॉन एक्सपर्ट्स को स्पेस पर भेजने की बात कर रही है। ये स्पेस एक्स का पहला मिशन है जो कि सिविलियंस को स्पेस में ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत स्पेस एक्स के द्वारा बनाए गए अलग तरह के सूट्स को यूज किया गया है और इस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन। हमारे लिए जरूरी हो जाता है ये मिशन याद रखना। पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम ये है कि 4 मेंबर सिविलियन क्रू को स्पेस वॉक के लिए भेजा गया है। देन नेक्स्ट, अब हम प्रीलिम्स का रिवीजन करते हैं। देन फर्स्ट वन इज WHO अनवेल्स ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पैथोजन ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन। हम सब जानते हैं, हमारे सामने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक पैंडेमिक सिचुएशन आई थी जिसे बोला जाता है कोविड-19। ऐसा माना जाता है कि कोविड-19 किसी पैथोजन से बना था। पैथोजन से बना था मतलब कि ओपनली सेइंग चाइना के ऊपर इसको लेकर के कई आरोप लगाए गए थे कि चाइना की वुहान लेबोरेटरी में एक पैथोजन क्रिएट किया गया जिसने पूरे वर्ल्ड को इस पैंडेमिक लेवल के क्राइसिस में ला दिया। लेकिन अभी तक उस चीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। क्यों? रीजन इज हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क ही नहीं था जो कि इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सके, जो हमें बता सके कि कहां से वो पैथोजन क्रिएट हुआ था, किस तरह से उसका आउटब्रेक हुआ। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया है ग्लोबल लेवल पर जो कि पैथोजन ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेगा। इसके लिए एक ग्रुप बनाया, इसको इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज सैगो, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। ये एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होगा? अर्ली इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक्स, मतलब कि अगर कोई आउटब्रेक हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अर्ली लेवल पर, मतलब कि बहुत पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। द सेकेंड वन इज ह्यूमन एनिमल इंटरफेरेंस। बेसिकली कुछ जो डिसीज रहती है वो जूनोटिक रहती है। जूनोटिक मतलब कि एनिमल से ह्यूमन तक ट्रांसफर होती है। उसको चेकअप करने के लिए जो है ये फ्रेमवर्क वर्क करेगा। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, हमें किसी भी आउटब्रेक को पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का जरूरत होता है। अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजीज का हम यूज करेंगे किसी भी पैथोजन के आउटब्रेक होने के पहले ही। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं जो होती है 2 टाइप्स की। एक है परमानेंट कमिटीज, दूसरी होती है एडहॉक कमिटीज। परमानेंट कमिटीज को कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए एक टाइम पीरियड के अंतर्गत बनाया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कमिटीज आती हैं, फाइनेंशियल कमिटीज और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज। बेसिकली इनको स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है, इनका टेन्योर फिक्स रहता है और सारी चीजें इनके अंतर्गत फिक्स रहती हैं। दूसरी रहती है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज को टेम्परेरी बेसिस पर बनाया जाता है, उनको कुछ वर्क असाइन किया जाता है, वो वर्क वो कंडक्ट करके और फिर वो खत्म हो जाती है कमिटीज। बात की जा रही है परमानेंट स्टैंडिंग कमिटीज की। स्टैंडिंग कमिटीज में फाइनेंशियल सेक्टर में 3 टाइप की कमिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को लेकर के जो मेन कमेटी डील करती है उसे बोला जाता है फाइनेंस कमेटी।
एस्टिमेट बताना, एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना, ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनाइज करना, इन सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए ये कमिटीज बनाई जाती हैं। देन नेक्स्ट इज क्वाड समिट। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो इस साल क्वाड समिट होनी थी उसको होस्ट करने के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इंडिया और यूएसए ने अपनी क्वाड समिट को होस्ट करने को स्वैप कर दिया है। मतलब कि इंडिया अब 2025 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा और 2024 की मीटिंग यूएसए में होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड को समझना। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है, दैट इज इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 डेमोक्रेसीज मिली हैं। 2017 में क्वाड को फॉर्म किया गया था। इसका मेन एम था इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन, सिक्योर फॉर ऑल बनाना। देन नेक्स्ट इज बेपी कोलंबो मिशन। बेपी कोलंबो एक इटली के मैथमेटिशियन है। इटली के मैथमेटिशियन के नाम पर एक मिशन का नाम रखा गया है जो कि मरकरी से रिलेटेड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जाक्सा दोनों ने मिलकर बेपी कोलंबो मिशन स्टार्ट किया है। बेपी कोलंबो ने अपनी 6 ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाय में से 4 को कंप्लीटली सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। ग्रेविटी असिस्ट फ्लाई बाय मतलब क्या होता है? मान लो हम अर्थ से किसी बॉडी को स्पेस में भेज रहे हैं, सो वो बॉडी अलग अलग सेलेशियल बॉडीज के कांटेक्ट में आकर के उनकी ग्रेविटी को यूज करके अपने डायरेक्शन को चेंज करती है या अपनी स्पीड को बढ़ाती घटाती है। सो हम मरकरी को स्टडी करने के लिए एक मिशन भेज रहे थे बेपी कोलंबो। उसने अलग अलग बॉडीज का यूज करके अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज किया है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी असिस्ट फ्लाईबाइज। बेसिकली ये जो मिशन है बेपी कोलंबो, ये मरकरी को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो प्लैनेट के सरफेस को और इंटीरियर को स्टडी करेगी, जबकि जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगी। देन नेक्स्ट इज द स्विस पीस प्रोसेस। हम सब जानते हैं इंडिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए स्विस पीस प्रोसेस लाने की बात की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जो स्विट्जरलैंड है वो बहुत न्यूट्रल कंट्री है। सो हमें एक ऐसी कंट्री की जरूरत भी है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक कुछ एग्रीमेंट साइन करवाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म किया जाए। सो उसी के रिगार्डिंग स्विस पीस प्रोसेस लाने की बात की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जो स्विस पीस प्रोसेस को लाया गया है, पहले भी रशिया और यूक्रेन के लिए स्विस पीस प्रोसेस पहले कंडक्ट करवाई गई थी, लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं था। अभी बात की जा रही है कि सेकेंड स्विस प्रोसेस में इंडिया भी इसका पार्ट बनने की चांसेस है, लेकिन इंडिया का स्टैंड ये है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में पीस करवाना है तो दोनों कंट्रीज टेबल पर होनी चाहिए, लेकिन स्विस पीस प्रोसेस में रशिया पार्टनर नहीं है, इसलिए इंडिया भी इसका पार्टनर नहीं बन रहा है। स्विस पीस प्रोसेस फोकस करता है न्यूक्लियर सेफ्टी पर, फूड सिक्योरिटी पर और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर। देन नेक्स्ट इज बोलीविया। बेसिकली साउथ अमेरिका की एक कंट्री है बोलीविया, जहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन और फॉरेस्ट फायर जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बोलीविया कंट्री। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में एक माउंटेन है जिसे बोला जाता है एंडीज माउंटेन रेंज, और साथ के साथ जो ये ब्राजील वाला एरिया है यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट है। सो बोलीविया कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट और माउंटेन दोनों की इकोनॉमी मिक्सअप होती है। सो हमने समझ लिया बोलीविया किस कंटिनेंट में है। This was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि समय पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको अलग अलग वीडियोस टाइमली प्रोवाइड होते रहें। थैंक यू।